गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा घड़ी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है 16 फरवरी और आज बहुत शानदार और जानदार करंट अफेयर्स आया दोस्तों। लगभग भास्कर और राजस्थान पत्रिका है उसकी 15 से 16 न्यूज़पेपर की कटिंग है जिनको राजस्थान करंट अफेयर्स के रूप में कवर करने वाले हैं और बैकग्राउंड के साथ में कवर करेंगे। और लास्ट में आप सभी के लिए 10 करंट अफेयर्स के क्विज भी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छा वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोट के साथ में कि थका हूँ लेकिन हारा हुआ नहीं हूँ, इस रास्ते के बिना मेरा गुजारा नहीं है, हासिल कर लूँगा एक दिन मंजिल, इतना भी मैं किस्मत का मारा हुआ नहीं हूँ, इतनी भी मेरी किस्मत ख़राब नहीं है। कि हाँ भाई, किस्मत किसके साथ साथ देती है? किस्मत जो मेहनत करने वाले रहते हैं उनके साथ देती है दोस्तों। जब भी कोई आदमी मेहनत करता है तो उसका थोड़ा बहुत क्या है कि किस्मत का जो लक रहता है वो आराम से कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले न्यूज़पेपर की कटिंग के देखते हैं कि रिको के द्वारा 3068 हेक्टेयर का प्लान है वो सरकार को भेजा गया है। ये पाली के रोहट क्षेत्र है, वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। बात ये है दोस्तों, 2009 के अंदर दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना है, उसके अंतर्गत राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा एक MOU साइन किया गया था। कब किया गया था भाई? 2009 के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हुआ था। और उसमें ये बात की गई थी कि जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन है उसका निर्माण किया जाएगा। किसका? जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन है वो इंडस्ट्रियल DMIC जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है उसके जस्ट क्या है कि उसके लिए बनाया जाएगा, उसके ऊपर क्या है कि बनाया जाएगा। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 2009 के अंदर समझौता हुआ था। लेकिन ये मामला क्या है कि ठंडे बस्त में था, न तो कोई भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वगैरह हुई थी, न कोई बात। ये 12 सालों के इंतजार के बाद में अभी रिको के द्वारा राज्य सरकार को प्लान भेजा गया है। 3068 हेक्टेयर भूमि है, इस परियोजना के कुल भूभाग है, वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट रीजन का निर्माण किया जाएगा। रिको ने यह प्रस्ताव सरकार को भेज दिया। सबसे पहले इसके अंदर 2 चरणों के अंदर काम होगा, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर 1191 औद्योगिक इकाइयाँ लगने वाली है। ये 3068 क्या है कि जो वर्ग हेक्टेयर भूमि है उसके अंदर 1191 क्या है कि औद्योगिक इकाइयाँ लगेगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। ये यदि पूरी हो जाए, जापान के सहयोग से ये पूरी चल रही काम इसका, ठीक है, जापान के सहयोग से। आइए इस परियोजना के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के बारे में, राजस्थान को ध्यान में रखते हुए। अभी याद रखना कि पाली के रोहट के अंदर ये औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये यूपी के दादरी से स्टार्ट होता है। यूपी के दादरी से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? ये मुंबई का जो GNPT जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू के जो राष्ट्रीय पोर्ट है, वहाँ तक ये GNPT, ये महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, ठीक है। दादरी यूपी, वहाँ से लेके ये 1483 किलोमीटर का है। कितना है दोस्तों? 1483 किलोमीटर का एक औद्योगिक गलियारा है जिसके निर्माण करने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है वो सरकार के द्वारा बनाई गई है। ये 2008 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से, ठीक है। और ये कितने राज्यों के अंदर गुजरता है दोस्तों? 5 राज्यों के से गुजरता है, एक केंद्र शासित प्रदेश। इसमें यूपी के दादरी से स्टार्ट होता है, फिर ये दिल्ली आता है, फिर ये हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान, तो यूपी 1, हरियाणा 2, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से ये प्रोजेक्ट गुजरता है। ये याद रखो कि 1483 किलोमीटर इसकी लेंथ है। जापान के सहयोग से ये काम चल रहा है और इसके अंतर्गत एक तरह का क्या है कि रेलवे ट्रैक वगैरह का निर्माण किया जाएगा। और इसके आसपास जो 1 किलोमीटर वाला क्षेत्र है वहाँ पे औद्योगिक गलियारा मतलब इंडस्ट्री वगैरह है वो सेटअप वगैरह की जाएगी। टाउनशिप सेटअप किए जाएंगे, इंडस्ट्रीज के लिए फैसिलिटी वगैरह है वो सेटअप की जाएगी। और आप राजस्थान के अंदर देख सकते हो, जैसे फुलेरा हो गया, ये मारवाड़ जंक्शन, यहीं पे जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन है उसका निर्माण किया जाएगा। उसी इन्वेस्टमेंट रीजन के अंदर 1100-1200 इकाइयाँ, औद्योगिक इकाइयाँ निर्माण करने की बात की गई। इसकी रेंज आपको मैंने बता दी, ये याद रखोगे, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? दादरी से स्टार्ट होता है, फिर ये 5 जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है, ठीक है। एक तरह का हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान किया जाएगा, मतलब हाई एकदम डेडिकेटेड क्या है कि फ्रेट कॉरिडोर रहेगा जिसमें केवल मालगाड़ियाँ चलेगी और कुछ भी नहीं चलेगा, एक तरह का, ठीक है, जिसमें क्या है कि उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये राजस्थान के अंदर ये 578 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसमें राजस्थान के अंदर 578 किलोमीटर यानी 1483 किलोमीटर से
में से 578 किलोमीटर क्या है कि राजस्थान से गुजरेगा। लगभग 39% हिस्सा, कितना परसेंट हिस्सा इस प्रोजेक्ट का 39% हिस्सा है वो राजस्थान से गुजरने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए, राजस्थान की जीडीपी के लिए। ये प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया था तब बात की गई थी कि इस प्रोजेक्ट का यदि कंप्लीट हो जाता है तो राजस्थान के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं, और जिससे क्या है कि राजस्थान की जो जीडीपी है, राजस्थान की जीडीपी के 3% के आसपास क्या है कि ये बढ़ोतरी ये प्रोजेक्ट अकेला प्रोजेक्ट कर सकता है। इससे आप इस प्रोजेक्ट की अहमियत देखिए आप, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरा जितना प्रोजेक्ट है उसका क्या है कि 39% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है, और राजस्थान के 13 जिलों से गुजरता है। ये भी आप फैक्ट याद रखिए। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और राजस्थान के 13 जिलों से गुजरता है। ठीक है, अगला दोस्तों, ये इस अपॉइंटमेंट के बारे में कल बात कर ली थी। आरपीएससी के नए चेयरमैन वो जयपुर के आईजी होंगे, संजय कुमार सोत्रे हैं, उनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। भूपेंद्र यादव के बाद में ये सीट खाली चल रही थी। 2 कार्यवाहक अध्यक्ष आए थे, शिव सिंह राठौड़ और जसवंत राठी साहब थे। उसके बाद में ये खाली चल रही थी और इनको सोत्रे साहब को नियुक्त किया गया। ये दूसरे आईपीएस अधिकारी हैं। इनसे पहले भूपेंद्र यादव थे जिनको क्या कि ये बनाया गया था, लेकिन ये दूसरे आईपीएस हैं जिनको आरपीएससी जैसी संस्था का चेयरमैन बनाया गया। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये न्यूज़पेपर की कटिंग रखी है, क्योंकि कलवाड़ी के अंदर अपन ने ये बात नहीं की थी कि ये 38वें अध्यक्ष हैं। आरपीएससी की जब स्थापना हुई थी, कब? 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना हुई थी, और उसके बाद में 38 अध्यक्ष बन गए, यानी 38वें अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार सोत्रे। ये याद रखोगे, ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट है इसी कटिंग के अंदर, इसके बारे में कल बात कर ली थी। अगला दोस्तों, सिल्वर जुबली के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार क्या कि पार करती है? राजस्थान की कौन सी नदी है भाई? माही नदी है, जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा है उसको 2 बार कौन सी नदी काटती है भाई? और जो मकर रेखा है उसको 2 बार क्या है कि कौन सी नदी काटती है? ये आपको, इसको कौन सी काटती है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कांगो नदी। ये मकर रेखा है उसको लिम्पोपो नदी, अफ्रीका के अंदर पड़ती है। लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी है अफ्रीका के अंदर, ठीक है? ये याद रखोगे। कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा है उसको राजस्थान की जो माही नदी है वो 2 बार काटती है। ये याद रखो। राजस्थान के पूर्वी द्वार के रूप में किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का पूर्वी द्वार कौन सा है भाई? ये भरतपुर ही है। भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाता है। अभी माही नदी के बारे में बात कर लेते हैं। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश के जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वहाँ से क्या है कि इसका माही नदी का उद्गम होता है, और ये यहाँ से मध्य प्रदेश से चल के बांसवाड़ा के अंदर खांदू नामक स्थान पे, कहाँ पे? खांदू नामक स्थान है, वहाँ पे राजस्थान के अंदर एंटर करती है ये। और ये इस माही नदी 576 किलोमीटर लंबी है। 576 किलोमीटर लंबी है, ये याद रखोगे। चंबल नदी के बाद में दूसरी राजस्थान की बारामासी नदी है। वैसे चंबल ही एकमात्र बारामासी नदी है, लेकिन चंबल के बाद में भी यदि दूसरी बारामासी नदी के रूप में तो माही नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि राजस्थान में ये कितनी किलोमीटर बहती है? क्या 175 किलोमीटर बहती है या 152 किलोमीटर बहती है? ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है? इसका राजस्थान के अंदर कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? 16,453 वर्ग किलोमीटर है इसका अपवाह क्षेत्र है, ये याद रखोगे। इसी नदी पे 3 प्रमुख बांध बने हुए हैं। सबसे पहले बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर बांध बना गया। माही नदी पे माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, जो कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर है दोस्तों। कादाना बांध है वो पंचमहल गुजरात के अंदर बना हुआ माही नदी पे। और क्या है कि वना काबोरी बांध है, ये गुजरात के खेड़ा के अंदर बना है। ये खंभात की खाड़ी के अंदर जाके गिरती है माही नदी। माही नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी के अंदर गिरती है। गुजरात पे इस पे 2 बांध है, कदाना और वना काबोरी। और राजस्थान के अंदर माही बजाज सागर बांध है जो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, ये भी आप याद रखोगे। इसके अंदर कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? सोम, जाखम, ठीक है, आवन, ये इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से है, और ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। सोम, माही, जाखम है जो डूंगरपुर, जो बनेश्वर मेला धाम है, जो आदिवासियों का क्या है कि महाकुंभ है। डूंगरपुर के अंदर बनेश्वर धाम क्या है? आदिवासियों का महाकुंभ है, जहाँ पे सोम, माही, जाखम नदी है, उनका एक त्रिवेणी संगम होता है। तीनों नदियाँ हैं वो आपस में आके मिलती है, तो ये भी आप फैक्ट याद रखोगे। अगला दोस्तों, राजस्थान राज्य सीनियर पुरुष और महिला क्या है कि शतरंज है उसके विजेता रहे हैं, ठीक है? एक प्रतियोगिता आयोजित हो रही, कौन सी? राजस्थान राज्य सीनियर शतरंज प्रतियोगिता थी, जिसके विनर कौन रहे हैं भाई? जयपुर के यश रहे हैं, यश बराड़िया हैं, जो
राजस्थान राज्य सीनियर शतरंज प्रतियोगिता है उसके विनर रहे हैं कौन से, यश भाराड़िया। ठीक है, यश भाराड़िया क्या है कि इसके विनर रहे, ये याद रखोगे। और महिला के अंदर, महिला कैटेगरी के अंदर क्या है कि दीक्षिता क्या है कि चैंपियन रही है। बस इतनी ये 2 फैक्ट आप याद रखोगे। शतरंज के अंदर सीनियर प्रतियोगिता हुई थी, उसमें पुरुष खिलाड़ी कौन से, यश भाराड़िया, और महिला क्या है कि दीक्षिता, जो इसका विनर रही है। ठीक है, अगला दोस्तों, मरु महोत्सव शुरू हुआ है। मरु महोत्सव है 2022 है, ये प्रतियोगिता शुरू हो गई है। और सोनार दुर्ग है जैसलमेर का, जहाँ से क्या है कि इनकी शोभ यात्रा निकली थी और दुनिया भर के अंदर ये पहुंची है। ये याद रखोगे, सोनार दुर्ग कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर। और मरु महोत्सव 2022 है, ये कहाँ मनाया जाता है, मरु महोत्सव क्या कहाँ मनाया जाता है, हर बार जैसलमेर के अंदर। और इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट दिया हुआ है दोस्तों, जैसलमेर के आराध्य देव कौन से हैं, इसी दुर्ग के अंदर, सोनार दुर्ग के अंदर जैसलमेर के आराध्य देव है, जहाँ से क्या कि ये शोभा यात्रा निकली है, शोभा यात्रा, सॉरी दोस्तों, शोभा यात्रा। ठीक है, इसमें भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर है, भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर है, जो सोनार दुर्ग के अंदर क्या है, सोनार दुर्ग के क्या कि आराध्य देव है, ये याद रखोगे। और इसी मरु महोत्सव के अंदर 2 पुरस्कार विजेता रहे, एक तो मिस मूमल प्रतियोगिता है, उसके पुरस्कार कौन विजेता रही है 2022 की, वो पायल सिंह रही। ठीक है, ये पायल है जो मिस मूमल प्रतियोगिता 2022 है उसको जीती है। और मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता के विजेता कौन रहे, तरुण शर्मा है मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता के। ठीक है, अब पशु मेले बात कर लेते हैं दोस्तों। ये मरु महोत्सव है वो जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। मलिनाथ पशु मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, मलिनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पे मनाया जाता है। तेजाजी जी पशु मेला है ये परबतसर नागौर के अंदर। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, वो तेजाजी पशु मेला है। ठीक है, ये याद रखो कि गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है भाई, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर। जसवंत प्रदर्शनी और एवं पशु मेला है तो ये भरतपुर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला है वो भरतपुर के अंदर मनाया जाता है। गोमती सागर पशु मेला है वो झालरापाटन, झालावाड़ की झालरापाटन है, वहाँ पे गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है। अगला दोस्तों, रामदेव पशु मेला है वो नागौर के अंदर। कार्तिक पशु मेला है वो पुष्कर के अंदर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कार्तिक पशु मेला है वो पुष्कर के अंदर आयोजित होता है। भैरोड पशु मेला है वो भैरोड अलवर के अंदर। चंद्रभागा पशु मेला है वो झालरापाटन के अंदर। तो चंद्रभागा और गोमती सागर ये दोनों के दोनों झालरापाटन के अंदर मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि पशु मेला है वो कहाँ पे, करौली के अंदर। और बलदेव पशु मेला है वो मेड़ता सिटी, तो नागौर के अंदर 3 है, रामदेव जी पशु मेला, तेजाजी पशु मेला और बलदेव पशु मेला है। ये तीनों के तीनों नागौर के अंदर मनाए जाते हैं। मलिनाथ याद रखो कि बाड़मेर के अंदर। एक जसवंत जो पशु मेला है वो भरतपुर के अंदर मनाया जाता है। गोमती सागर और चंद्रभागा पशु मेला है वो झालरापाटन के अंदर मनाए जाते हैं। कार्तिक पशु मेला है ये पुष्कर के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों, 40वां क्या है कि अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अभियान गया था। ठीक है, 2022 का क्या है कि जो 20वां अभियान था ये, ठीक 20 सदस्यों का एक अभियान है जो अंटार्कटिका पर गया था। 40वां भारतीय अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान था, उसमें 20 सदस्य का अभियान है, वो अंटार्कटिका गया था। उसके अभी क्या कि ये वापस लौटा है। और इस अभियान के अंदर एकमात्र राजस्थान के एकमात्र क्या कि मौसम वैज्ञानिक थे वो शामिल थे, जिनका नाम क्या है, भूपेश कुल्हरी। तो याद रखो कि भूपेश कुल्हरी हैं वो 40वां भारतीय अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान का हिस्सा थे, जो एकमात्र राजस्थान की तरफ से क्या कि भूपेश कुल्हरी ने भाग लिया था। ये अंटार्कटिका पे क्या कि हर साल इस तरह का वैज्ञानिक अभियान है वो जाता है। ये मौसम वैज्ञानिक थे भूपेश कुल्हरी, जयपुर के। ठीक है, ये याद रखोगे। वैसे अंटार्कटिका के अंदर भारत के मिशन कौन कौन से हैं, आप मेरे को जल्दी से बताओ कि अंटार्कटिका के अंदर मिशन कौन से। एक तो भारती है, एक मैत्री है। भारती और मैत्री दोनों के दोनों क्या है, अंटार्कटिका के अंदर हमारे भारतीय का एक मिशन है, ये याद रखोगे। अगला दोस्तों, राजस्थान की जो विश्वविद्यालय है और अयोध्या की जो विश्वविद्यालय है, उन दोनों के बीच में MOU साइन किया गया है शोध और शैक्षणिक कार्यों के अंदर। क्या कि आपस में क्या कि अनुभव वगैरह और क्या कि आदान प्रदान करने के लिए दोनों यूनिवर्सिटियों के बीच में, राजस्थान विश्वविद्यालय प्लस क्या कि अयोध्या की राम मनोहर लोहिया जो अवध विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के बीच में एक समझौता किया गया है, ताकि क्या है कि दोनों यूनिवर्सिटियों के बीच में क्या है कि एक तरह का जो भी शैक्षणिक सहयोग किया जाएगा, शोध वगैरह में सहयोग किया जाएगा, शैक्षणिक कार्य वगैरह उन दोनों के अंदर सहयोग किया जाएगा। तो आप याद रखो कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ में MOU साइन किया गया है, तो राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला दोस्तों, राजस्थान के मूल हैं जो 2 हाईकोर्ट जज हैं जिन्होंने क्या है कि चीफ जस्टिस
मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या कि शपथ ली है राजस्थान के 2 मूल न्यायाधीश, जो 2 हाईकोर्ट के अंदर। सबसे पहले अभी क्या है कि मामला इसलिए है क्योंकि जो भंडारी साहब है वो 2007 के अंदर वकील कोटे से राजस्थान के हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, जिनको अभी इनका ट्रांसफर हुआ है और मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। ठीक है, तो ये राजस्थान के कोटे से थे, राजस्थान के मूल थे, जो बाहर जाके क्या है कि एक चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो ये याद रखो कि ये फैक्ट वगैरह, क्योंकि प्री वगैरह RS प्री के अंदर भी एक इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो ये न्यायाधीश वगैरह के जो रिकॉर्ड वगैरह रहते हैं, यूनिक से रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, वो भी राजस्थान के थे। तो मोहम्मद रफ़ीक और भंडारी साहब हैं, ये दोनों राजस्थान मूल के थे, जिन्होंने बाहर जाके इनका ट्रांसफ़र हुआ और दूसरे राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। एक तो क्या कि मोहम्मद रफ़ीक, दूसरा क्या कि भंडारी। ठीक है, अगला दोस्तों, एक और CM सलाहकार परिषद हो गए। सरकार की क्या कि गहलोत साहब की इसी बात की आलोचना होती है कि इनको बहुत ज़्यादा सलाहकारों की जरूरत रहती है, लेकिन गहलोत साहब ने क्या किया, उनको जवाब देने के लिए क्या कर दिया भाई, एक और सलाहकार परिषद की स्थापना कर दी है। ठीक है, एक और सलाहकार परिषद की स्थापना की है। इस सलाहकार परिषद का नाम क्या है, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद। गहलोत साहब के द्वारा एक नई सलाहकार परिषद की गठन किया है, जिसका नाम क्या रखा है, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद है, इसका नाम रखा है दोस्तों। इसके अंतर्गत 9 मंत्री आर्थिक सलाहकार जो परिषद है उसके उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव, और कुछ समय से ही जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है उनके 2 प्रतिनिधि भी शामिल होने वाले हैं, यानी लगभग इसके अंदर 16 सदस्य होंगे। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे भाई, CM साहब खुद करेंगे। ठीक है, अध्यक्ष सहित 16 सदस्य इसके अंदर होने वाले हैं। CM के क्या कि आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसका भी क्या कि इसके अंदर उपाध्यक्ष है, वो इसके अंदर भाग लेगा। और ये किस नाम से जानी जाएगी, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद के नाम से जानी जाएगी। जो इसका काम क्या रहेगा, शिक्षा, स्वायत्त शासन, चिकित्सा, वन, जल संसाधन वगैरह हो गए, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर ये काम करने वाली है। ठीक है, सलाहकार का काम करेगी, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद है। ठीक है, अगला दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है, उसके नवनियुक्त चेयरमैन है धर्मेंद्र राठौड़। तो धर्मेंद्र क्या कि राठौड़ साहब हैं, जिनको राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है उसका अध्यक्ष बनाया गया, जिन्होंने हाल ही के अंदर पदभार संभाला था। ठीक है, तो इस याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति थी। ठीक है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। अगला दोस्तों, राजस्थान की जो टूरिज्म यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुई थी। कंपनी अधिनियम 1956 है, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये पूरी तरह से राजस्थान सरकार के स्वामित्व के अंदर, ये भी आप याद रखो कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुई है इस कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान के अंदर पर्यटन से जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन से शहर के अंदर आते हैं भाई, जयपुर शहर के अंदर आते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ से आते हैं, फ्रांस से, और सेकंड नंबर पर ब्रिटेन से आते हैं। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पर्यटन कहाँ से आते हैं भाई, फ्रांस, ब्रिटेन से आते हैं, और जयपुर शहर के अंदर। पर्यटन की दृष्टि में राजस्थान के अंदर कितने भाई, 9 सर्किट हैं और 1 प्रीपथ का निर्माण किया गया। लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोहम्मद यूनुस समिति है, उसकी सिफारिश के आधार पे 1989 के अंदर पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। तो मोहम्मद यूनुस समिति किससे संबंधित है, ये पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है, और इसी समिति की सिफारिश के आधार पे पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। कब, 1989 के अंदर, और ये देश का पहला राज्य था राजस्थान। ये फैक्ट आप रट लीजिए दोस्तों। राजस्थान के अंदर 3 यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज क्या की साइट कितनी है राजस्थान के अंदर, 3 है दोस्तों। सबसे पहले केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1980 के अंदर क्या कि इसका शामिल किया गया था, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर के अंदर। फिर जंतर मंतर, और राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं कौन कौन से, 5 किले हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अंबर और जैसलमेर। ये 5 के किले हैं जिनको पहाड़ी किले के तौर पे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार राजस्थान के अंदर कितने धरोहर स्थल हैं, 3 धरोहर स्थल, केला देवी, जंतर मंतर और पहाड़ी किले। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसको 2013 के अंदर यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल है, उसको घोषित किया गया था। और इसकी दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों, 38 किलोमीटर इसकी दीवार की लंबाई है। और चीन की महान दीवार के बाद में विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, वो मानी जाती है कुंभलगढ़ दुर्ग की। ठीक है, अगला श्रीवास्तव है, उसको JNU के कुलपति नियुक्त किया गया है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर है, उसकी कुलपति की जिम्मेदारी है वो KL श्रीवास्तव को दी गई है। KL श्रीवास्तव है, जिनको जय नारायण के व्यास विश्वविद्यालय है उसका
कुलपति बनाए गए, ये याद रखोगे। और इनका कार्यकाल कितना रहने वाला है, 3 साल और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी होती है। कुलपति का जो कार्यभार रहता है वो 3 साल का रहता है, 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाते हैं, ठीक है। आरपीसी है उसके क्या होता है भाई, 6 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, ये फिर से क्या कि कोयला संकट का सामना कर रहा है राजस्थान, जिसके चलते क्या है कि 3.8 लाख मीट्रिक टन कोयला है वो विदेशों से राजस्थान सरकार के खरीदने वाली है, क्योंकि वापस राजस्थान को एक गंभीर कोयले संकट का सामना करना पड़ रहा है, कोयला का शॉर्टेज के सामना करना पड़ रहा है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हाल ही के अंदर T19 भागिन ने कौन से उद्यान के अंदर 3 शावकों को जन्म दिया दोस्तों, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे T19 भागिन है, उसने क्या है कि 3 शावकों को जन्म दिया। इसके चलते क्या है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें इसका टाइगरों का कि जो कुनबा कितना हो गया 83, इनकी संख्या कितनी हो गई 83 हो गई है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों, हाल ही के अंदर सरकार के द्वारा अलवर से शुरू की गई राजश्री योजना के तहत पुरस्कार राशि कितनी है, तो बालिकाओं के लिए, ये बालिकाओं की शिक्षा के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई योजना स्टार्ट की गई है जिसका नाम है राजश्री योजना, जो अलवर से शुरू की गई है। और इसके अंदर 2016 के बाद में जन्म लेने वाली जो लड़की है उसको, उसके गार्जियंस वगैरह है उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा उस लड़की के लिए अभिभावक है उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो उसको शिक्षा से ड्रॉप आउट नहीं करे, उनको शिक्षा वगैरह का जो है उसको अच्छी तरीके से दिलाए। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, राजस्थान के 13 जिलों से गुजरता है और लगभग 39% हिस्सा, इस परियोजना का जो 39% हिस्सा है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है। हाल ही में राजीव अरोड़ा, सॉरी दोस्तों, राजीव नहीं, धर्मेंद्र के की राठौड़ है, वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है, उसका पदभार संभाला है। इस संगठन की स्थापना कब हुई, तो इस संगठन की स्थापना कब हुई भाई, 1956 के अंदर, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई, ये याद रखोगे। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है, निम्न में से कौन से दिन मनाया जाता है, तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे है, वो 12 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 फरवरी को। अगला, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पे कोहला को लुप्त प्राय प्रजाति के अंदर घोषित किया गया है, तो इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर कोहला ये वन्य जीव है जिसको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उसको एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। हाल ही के अंदर क्वाड समूह जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के साथ विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर आयोजित की गई है, तो चौथी बैठक हुई है विदेश मंत्रियों की, किसके साथ, जापान। इस क्वाड के अंदर कितने देश शामिल है, 4 देश शामिल है, कौन कौन से भाई, जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं दोस्तों जिनकी विदेश मंत्रियों की बैठक है वो हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर के अंदर आयोजित की गई। अगला, वित्त मंत्रालय ने हाल ही के अंदर कृषि अवसंरचना विकास उपकर है उसको 7.5% से घटाकर कितने % कर दिया गया, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा कृषि अवसंरचना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो सेस है उसको घटा के 5% कर दिया गया। पहले 7.5% था, उसको घटा के कितना किया गया, 5% किया गया दोस्तों। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं थोड़ी सी तबीयत खराब हो रखी है दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।